जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी सामान्य प्रबंधन के लिए एमपी पटवारी की स्पेशल क्लास है। सामान्य प्रबंधन के वो क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में प्रीवियस शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं या आगे आने पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं प्रबंधन के, तो उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखना है, जिनका भी अभी एग्जाम पटवारी का बचा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संगठन में किसी पद पर उपयुक्त व्यक्तियों को अच्छी तरह से परिभाषित कार्य विवरण के साथ नियुक्त करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। तो किसी संगठन में अगर अच्छे व्यक्ति जो उससे संबंधित है उनको अगर नियुक्त कर रहे हो तो इसे कहेंगे क्या? तो इसे भर्ती बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मियों की संख्या और उनका प्रकार निर्धारित करता है। तो आवश्यक कर्मियों की संख्या और उनका प्रकार कौन निर्धारित करता है? तो कार्य का जो विश्लेषण होता है ना, किसी कौन सा कार्य देंगे उसका विश्लेषण ये निर्धारित करता है। भर्ती प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखना, भर्ती प्रक्रिया का जो पहला चरण है ना, वो आपका शुरू होता है किससे? भर्ती योजना से। यानी कि आवश्यकता के अनुसार आप ये देखोगे कि भर्ती किस तरह से निकाली जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परीक्षणों में कौन सा परीक्षण आवेदक में किसी विशेष प्रकार जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाएगा में ज्ञान और कौशल के स्तर को मापता है? तो किसी भी परीक्षण में ज्ञान और कौशल के स्तर को जो नापेगा उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो उपलब्धि परीक्षण है ना, ज्ञान और कौशल के उसको नापता है। तो उपलब्धि परीक्षण यानी क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे ये बताना पड़ेगा। अगला देखेंगे कि अदिति दिल्ली के एक स्कूल में कला और शिक्षक के लिए पद के लिए आवेदन किया है और इंटरव्यू यानी कि सफलतापूर्वक पास करने के बाद उसे रोजगार अनुबंध पेशकश दी गई है और नियम और शर्तें शामिल है, तारीख शामिल है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती क्या है? तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये क्या कहलाएगी? तो ये कहला जाती है आपकी कि नौकरी का प्रस्ताव, यानी कि आप नौकरी का प्रस्ताव तो उसे दिए हैं सेलेक्ट करके, लेकिन अनुबंध लगा के यानी नियम और शर्तें सब डाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक संघर्ष वह कला है जिसमें तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लक्ष्य, हित और मूल्यों का असंगत होते हैं और ये व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रयासों को अवरुद्ध या विफल करें। देखो, संघर्ष संगठन में कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति आपस में ही लड़ने लगे संगठन के, तो ये जो है ना, ये उद्देश्य को विफल कर देता है। किसे कर देता है विफल? उद्देश्य को। ठीक है, नेक्स्ट है कि औद्योगिक विवादों के निपटान की विधि के रूप में सामूहिक मोल तोल की प्रणाली अपनाई गई निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत या उपबंध है? तो औद्योगिकों, अगर मान लो इंडस्ट्री का जो विवाद है ना, उसको निपटाने के लिए अधिनियम बनाया गया जिसका नाम क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के लिए प्रशिक्षण और विकास का लाभ नहीं है? तो संगठन के लिए जो प्रशिक्षण और विकास का इसमें से लाभ नहीं है, तो व्यक्ति की बेहतर आजीविका और नेतृत्व करना ये संगठन के विकास और प्रशिक्षण का लाभ नहीं है। ठीक है ना, ये व्यक्तिगत लाभ है। अगला है, कर्मचारियों को इस प्रयोजनदार समर्थ बनाने की प्रक्रिया ताकि वे अपने कैरियर, दक्षता और अभिरुचि के बेहतर ढंग को पहचान कर सकें, उसे विकसित कर सकें और कंपनी के भीतर कंपनी छोड़ने के बाद दोनों स्थितियों में दक्ष और अभिरुचि सर्वाधिक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग कर सकें। कहलाता क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, इतना लंबा मोटा शब्द, ये एक प्रकार कैरियर प्रबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 कैरियर प्रबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य भर्ती का लाभ नहीं है? तो बाह्य भर्ती यानी कि बाहर से आप इंटरव्यू लेके भर्ती। आंतरिक भर्ती क्या होती है? किसी का प्रमोशन कर दो, कोई नए बंदों को ना लाओ बाहर से, वो आपकी आंतरिक भर्ती है। लेकिन बाह्य भर्ती यानी नए बंदों को बाहर से लाओ। ठीक है, तो बाह्य भर्ती का लाभ नहीं है ये पूछा है। तो इसमें से जो पहला है कि अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाएगा, बाह्य भर्ती का लाभ नहीं है। ठीक है, अगला है कि पहचान करें कौन सा नियुक्तिकरण का महत्व नहीं है, यानी कि जो स्टाफिंग है उसका महत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो कर्मचारियों के कार्य का उपयुक्त विभाजन, ये नियुक्तिकरण का महत्व नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। अगला देखेंगे कि सामान्यतः निम्नलिखित में से किस कार्य निष्पादन मूल्यांकन तकनीक में किसी मूल्यांकन केंद्र में मूल्यांकनकर्ता के स्वमूल्यांकन का उसकी उत्तरवर्ती कार्य निष्पादन से नकारात्मक मिलान किया जाता है? तो उत्तरवर्ती कार्य निष्पादन से नकारात्मक जो मूल्यांकन किया जाता है ना, ये आपका किया जाता है स्वमूल्यांकन के द्वारा। किसके द्वारा? खुद के मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य कार्य विनिर्देश का भाग नहीं है?
तो मदकार विनिर्देश का जो भाग नहीं है ना, वो स्थान कोई भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है। तो भर्ती, जैसे मैंने बताया, बाह्य भर्ती और आंतरिक भर्ती। आंतरिक भर्ती मतलब किसी को प्रमोशन दे दो अपनी कंपनी के बंदों को, या फिर किसी के कहने पे, वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर किसी को मतलब ला लो कंपनी में, ठीक है। लेकिन आंतरिक भर्ती ये हो गई। बाह्य भर्ती क्या है कि बाहर से एडवर्टाइजमेंट निकाल के लो इंटरव्यू। लेकिन पूछा है कि भर्ती के आंतरिक स्रोत नहीं है, तो सीधी भर्ती आंतरिक स्रोत नहीं है, बाह्य भर्ती का स्रोत है, ठीक है। अगला है, योजनाबद्ध मानव संसाधन विकास और गतिविधियों के प्रतिरूप एक संगठन उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य को क्या कहते हैं। तो किसी भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने का उद्देश्य जो है ना, ये रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव संसाधन विकास में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो मानव संसाधन विकास में निम्न में जो शामिल नहीं है, ए और बी शामिल नहीं है दोनों, ठीक है। ए और बी कौन कौन से, यानी ये वाला उद्योग और सड़कों का निवेश नहीं शामिल है, और लास्ट सेकंड राष्ट्रीय आय 3% से अधिक वृद्धि, ये भी शामिल नहीं है। तीसरा है सामाजिक लाभ कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मॉडल में एक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और व्याख्यान, परियोजना कार्य आदि में व्यवहारिक रणनीतियाँ हैं। तो किसी भी मॉडल में, मॉडल वो कौन सा है जिसमें किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में अपन प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। तो फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल में क्या करते हैं अपन, प्रशिक्षण प्रदान तो किया जाता है और साथ में परियोजना कार्य और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। निम्न में से कौन प्रशिक्षण के बारे में सही है। तो प्रशिक्षण के बारे में जो इनमें से सही कथन है ना, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, यानी कि सब कुछ प्रशिक्षण से ही संबंधित यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मचारियों की योजना बनाने, भर्ती करने, चयन करने, विकसित करने, प्रबंध करने और क्षतिपूर्त करने की समग्र, एकीकृत और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अगर कर्मचारियों के लिए योजना बनाओ, भर्ती करो, चयन कर लो, प्रबंधन करो, कंट्रोलिंग करो, तो ये जो सभी चीज़ें हैं ना, ये आपका प्रतिभा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। किसके अंदर, प्रतिभा प्रबंधन। नेक्स्ट है, एक असक्षम कर्मचारी को निचले पद पर भेजना क्या कहलाता है। तो कोई भी एक असक्षम है, यानी कोई काम नहीं कर पा रहा है, उस पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है जिस पोस्ट पे आप रखे हुए हैं, तो उसे आप नीचे डिमोट कर देते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं ना, एक प्रकार का पदावनत कहलाएगा, यानी आप किसी को डिमोट, प्रमोट नहीं, डिमोट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की पहचान कीजिए। तो वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की पहचान कैसे करेंगे इनमें से, तो लाभ और धन को अधिकतम करना ही वित्तीय प्रबंध का एक उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक फर्म के पूंजीकरण की संरचना को है। तो किसी भी फर्म की जो पूंजीकरण की संरचना है, एक प्रकार की पूंजी संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है, यह निर्णय इस बात से संबंधित है कि फर्म के धन को विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे निवेश किया जाता है। तो फर्म का जो धन है उसको विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे निवेश करेंगे, ये जो निर्णय है ना आपका, ये निर्णय आपका कैसा कहलाएगा, निवेश निर्णय कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अचल संपत्तियों में निवेश किस प्रकार के संगठनों में आवश्यक है। तो अचल संपत्तियों में जो निवेश है ना, वो विनिर्माण के संगठनों में आवश्यक है। नेक्स्ट है, पूंजी संरचना को डिजाइन करते समय एक वित्त प्रबंधक को पूंजी का एक पैटर्न चुनना चाहिए, जो क्या है। तो पूंजी संरचना अगर निर्धारित कर रहा है तो वित्त प्रबंधक एक पूंजी पैटर्न चुने करेगा, जो एक और बी दोनों से चुनना चाहिए, यानी कि पूंजी की लागत को कम करता है और मालिकों के प्रतिफल को अधिकतम, यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। किसी व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होने की संभावना नहीं है जब, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम तब नहीं होगी जब व्यापार की वृद्धि की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो वित्तीय नियोजन का इनमें से जो उद्देश्य नहीं है, कि सही समय पर धन की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है वित्तीय नियोजन का। वित्तीय नियोजन ऐसी प्लानिंग है जो आपके वित्त से संबंधित है। पूंजी आधारित बजट के निम्नलिखित किस पद्धति में पूंजी की लागत पर नकद प्रभाव पुनर्व्यवस्थित किए जाते हैं। तो पूंजी जो आधारित बजट है ना, इसमें पूंजी लागत पर नकद प्रवाह जो है ना आपकी, प्रतिफल की आंतरिक दर यानी IRR पर निवेशित किए जाते हैं। एक फर्म के पूंजीकरण की संरचना क्या है। तो किसी भी फर्म की जो पूंजीकरण की संरचना है ना, वो क्या कहलाएगी, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो
पूंजी की जो संरचना होती है पूंजी संरचना कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा चर पूंजी बजटन की आंतरिक प्रतिफल दर विधियों में अज्ञात नहीं है? तो चर पूंजी दर की जो आंतरिक प्रतिफल दर है ना, उसमें से बट्टा दर को आप अज्ञात नहीं कर सकते, यानी डिस्काउंट की दर को। ठीक है, तो IRR जिसको आंतरिक प्रतिफल दर कहते हो, ये उसमें बट्टा दर क्या है? तो इसमें किसी निवेश द्वारा भविष्य में रोकड़ प्रवाह का निवल वर्तमान मूल्य जो है ना वो शून्य के बराबर हो जाए, वो आपका बट्टा दर है। ठीक है, नेक्स्ट है अंश मूल्यांकन का लाभांश असमानता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो अंश मूल्यांकन का जो लाभ का असमानता सिद्धांत है ना, ये मोडिग्लियानी और मिरर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जब कीमतें बढ़ती हैं, विपरीत होती हैं, यानी कि कीमतें आपको बढ़ती हुई दिखाई दें, तो इन्वेंट्री मूल्यांकन के निम्नलिखित तरीकों में से किसके परिणाम स्वरूप आय कम होगी और इन्वेंट्री का कम मूल्यांकन हो जाएगा? तो ये जो लीफो का है ना, लीफो ने क्या बताया था? अपना सिद्धांत बताया था जिसके अनुसार कभी भी कीमतें बढ़ जाए ना तो इन्वेंट्री मूल्यांकन जो है ना वो थोड़ा सा आय में कमी आ जाएगी। इन्वेंट्री क्या है? कच्चे माल वगैरह को आप जो स्टोर करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री कंट्रोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर EOQ। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है ना कि ऑप्टिमम लॉट साइज, यानी लॉट साइज को, बड़ी साइज को ऑप्टिमम करके रखना अधिक से अधिक। ठीक है, अगला है ABC भंडार नियंत्रण किस पर केंद्रित होता है? तो ABC का भंडार नियंत्रण जो है ना वो केंद्रित है कि वह वस्तुएं जो अधिक पैसे का खपत करते हैं। पूंजी संरचना और उत्तोलन संबंधी निर्णय किसके दायरे में आता है? तो पूंजी संरचना और उत्तोलन जो है ना ये वित्तीय निर्णय है। कैसे? वित्तीय निर्णय कंपनी के। कौन सी विधि धन के समय मूल्य पर विचार नहीं करती? तो धन के समय जो मूल्य पर विचार नहीं करती वो औसत प्रतिफल दर है। प्रारंभिक निवेश की प्राप्ति के लिए आवश्यक समय की मात्रा जो कोई प्रायोजक एक परियोजना में प्रविष्ट करता है क्या कहलाती है? तो प्रारंभिक निवेश के लिए प्राप्ति की आवश्यक समय की मात्रा जो है ना ये कहलाती क्या है? तो ऋण वापसी की अवधि कहलाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रबंधन का, व्यवसाय पूंजी की आवश्यकता किसमें होती है? तो व्यवसाय पूंजी की जो आवश्यकता है ना आपकी उपरोक्त सभी में होती है, यानी कि एक व्यवसाय स्थापित करना, व्यवसाय चलाना और व्यवसाय का विस्तार करना। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन प्रबंधन के, और थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इनको रिवाइज करके फिर से एक बार देख सकते हो अगर समझ में ना आया हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।